हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर परफेक्टली फाइन। आई एम डॉक्टर शालू एंड वी वर डिस्कसिंग द जर्नल साइंस कंपोनेंट फॉर योर अपकमिंग फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया था। आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए कुछ और कंसेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे, लाइक फ्रिक्शन, प्रेशर और विल आल्सो डिस्कस द स्पीड वेलोसिटी जो आपके सिलेबस में मेंशन है। सो फोर्स और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ टुडेज विल डिस्कस फ्रिक्शन। जस्ट अ सेक। Okay, fine. So friction. So let me first tell you what type of force is friction. हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फोर्सेस को, जिसमें हमने समझा था कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को। कॉन्टैक्ट फोर्स की ही एक टाइप है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन तब तक एक्ट नहीं करती जब तक दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में ना हो। फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली ओपोज करती है मोशन को। आप देखें, जब गाड़ी आप चलाते हैं तो जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं तो उस वक्त गाड़ी रुक जाती है, बिकॉज देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स। फ्रिक्शन के बगैर ना हम चल पाएंगे ना हम लिख सकते हैं। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। चीजों को होल्ड कर पाना, चल पाना, लिख पाना, ये सभी चीजों में फ्रिक्शन एक्ट करती है। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड इट ओपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ टू बॉडीज। जब भी कोई बॉडी कॉन्टैक्ट में आती है तो उनके मोशन को ये ओपोज करती है, रिलेटिव मोशन को ओपोज करती है। और फ्रिक्शन के कॉज की अगर हम बात करें तो दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग ऑन द टू सर्फेसेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है वही एक तरह से फ्रिक्शन का काम करती है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक्ट करेगी। नाउ विल डिस्कस अगर डे टू डे लाइफ में इन फ्रिक्शन का यूज कहाँ कहाँ होता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स दे रखी हैं और आप अपने आसपास भी इन एग्जांपल्स को देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यू आर एबल टू राइड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। चीजें होल्ड कर पा रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से। आइस पे नहीं चल पाते हैं, आइस में चलने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ शूज और उसमें स्पाइक्स की जरूरत पड़ती है, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इवन फ्रिक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन नीड के किया जाता है, जिस तरह से उसकी एप्लीकेबिलिटी रहती है। So a ball bearing is a type of a rolling element that uses ball to maintain the separation between the bearing bases. The purpose of ball bearing is to reduce rotational friction to support loads. ठीक है, तो ball bearing जो है वहां पर भी जो वेट की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होती है उसे रिड्यूस करने के लिए इस चीज को जो है इस्तेमाल किया जाता है। नाउ फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर वॉकिंग। ठीक है, टू अप्लाई ब्रेक्स इन व्हीकल्स। आप ब्रेक लगा पा रहे हैं, चीजों को होल्ड कर पा रहे हैं, वॉक कर पा रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। बट समटाइम फ्रिक्शन बिकम एविल ऑल्सो। जैसे मैंने आपको कहा कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। ये जरूरी भी है और नुकसानदेह भी। जरूरी क्यों है? डे टू डे वर्क के लिए। और नुकसान क्यों है? कि कभी कभी ये चीजों का वियर एंड टेयर करती है। फ्रिक्शन की वजह से ही मशीनरी की जो लाइफ है वो कम हो जाती है। सो आप जानते हैं, जो कुछ समय के बाद अगर मशीन्स काम करना बंद कर जाती हैं तो वी नीड टू लुब्रिकेट देम, पॉलिश देम। दैट इज व्हाई टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, ताकि वियर एंड टियर उनका कम हो पाए। ठीक है, तो टू रिड्यूस द फ्रिक्शन वी हैव टू यूज द लुब्रिकेशन। हमें सरफेसेस को स्मूथ करना पड़ता है। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे तभी उस पर एक्ट करेगी। और कहां पे एक्ट करेगी? क्योंकि उन दो ऑब्जेक्ट के सरफेसेस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन्हीं की वजह से फ्रिक्शन एक्ट करेगी। ठीक है, तो इट कैन बी डिक्रीज बाय पॉलिशिंग द सरफेस बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स और बॉल बेयरिंग, जो हमने इसमें भी डिस्कस किया। बॉल बेयरिंग को जो रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। सिमिलरली टायर्स जो है वो सिंथेटिक रबर्स के बने होते हैं, जस्ट फ्रिक्शन के ही मेंटेन करने के लिए। ठीक है, similarly when paddle is applied to a bicycle, the force of friction on rear wheel is in forward direction and on front wheel is in the backward direction, ताकि जो है वो प्रॉपर्ली मूव कर पाए और फ्रिक्शन से चलने में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है वो हमें डे टू डे लाइफ में इट इज नेसेसरी। चीजें हमने एग्जांपल देखी, और जब वो बहुत ज्यादा हो जाए तो वी नीड टू रिड्यूस देम आल्सो। तो फ्रिक्शन इज आल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स, अ टाइप ऑफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, और लॉस की बात करें तो इट इज सेल्फ अंडरस्टूड कि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से वियर एंड टियर हो जाता है और मशीनरी की जो लाइफ है वो रिड्यूस हो जाती है। तो फॉर दैट पर्पस वी नीड लुब्रिकेशंस और पॉलिशिंग। नेक्स्ट आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वो वैल्यू है, वो मैग्नीट्यूड है, वो लास्ट मैग्नीट्यूड है जब एक ऑब्जेक्ट
मोशन में स्टार्ट हो जाता है। देखिए फ्रिक्शन हमने क्या कहा कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को रेजिस्ट करता है, ठीक है। सपोज, ठीक है, ये सरफेस है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ना, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है तभी ये ऑब्जेक्ट वहां पर टिका हुआ है, अदरवाइज इट विल स्लाइड अवे, है ना। ये पॉली सरफेस होगी तो इट विल स्लाइड अवे। अब इन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन है तभी वो वहां पे टिका है। नाउ अब यहां से इसको लगती है फोर्स, एक फोर्स तो ऑटोमेटिकली एक्ट कर रही है ग्रेविटेशन की तरह, है। तो नाउ आप यहां से इसको फोर्स लगाना शुरू करते हैं। लास्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जिस पर ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है, इट इज एट वर्ज ऑफ स्टार्टिंग, वो ही कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। उस लास्ट पॉइंट पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में, उसी को हम फ्रिक्शनल लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो लास्ट मैग्नीट्यूड एट द वर्ज ऑफ मूविंग, वो फोर्स पे। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ पॉलिश। ये हम याद रखेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है और कितनी है, वो आपकी नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगी कि ये जो प्लेन है ये पॉलिश्ड है या रफ है, उस पर डिपेंड करेगी। इस पे डिपेंड नहीं करेगी कि ये कितना अमाउंट ऑफ कांटेक्ट है। सपोज यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक थोड़ा सा ब्रॉड है, ठीक है, और एक जो है वो सर्कुलर है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, है ना। तो ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये ब्रॉड है तो इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगी, ये राउंड है तो इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होगी, नहीं। अगर इन दोनों के सर्फेसेस सेम है, रफ है, तो इनकी लिमिटिंग फ्रिक्शन सेम होगी। अगर दोनों की पॉलिश्ड है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन सेम। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस एंड कॉन्टैक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ पॉलिश कैसा है, ठीक है। नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है और उनका पॉलिश कैसा है। नाउ लेट मी शो यू, हाँ यहाँ पे आप देखें, ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स ग्रेविटेशन एक्ट कर रहा है, एक ऑपोजिट जो है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देयर इज, ठीक है। तो एक अपवर्ड है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगी, वो लास्ट वैल्यू जिसपे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। सो द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स दैट कैन बी डेवलप्ड at the contact surface when body is just on the point of moving, ठीक है। तो जैसे ही वो चलने स्टार्ट हुआ उस फोर्स पे जो लास्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन बनी, लास्ट मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का बना, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फोर्स। सही है, ठीक है। नाउ जो हमें ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, the value of limiting force is independent of the area of the surface in contact, ठीक है। जो मैंने अभी आपको पहले बताया, एरिया ऑफ सरफेस की, ये बहुत ब्रॉड है, एरिया ऑफ सरफेस बहुत ज्यादा है, मतलब फ्लैट सरफेस है। दूसरा जो है थोड़ा सा छोटा है, तो आप बोलेंगे कि इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा और इसकी कम है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एरिया ऑफ सरफेस पे नहीं डिपेंड करता, as long as normal reaction remains the same, limiting friction is directly proportional to the normal reaction R between the two surfaces, ठीक है। तो nature of surface कैसा है उस पे डिपेंड करता है, area of surface पे डिपेंड नहीं करता। Now, जैसे हमें सॉलिड सर्फेसिस पे फ्रिक्शन देखने को मिलती है, वैसे ही हमें फ्लूइड्स में भी फ्रिक्शन दिखती है। फिजिक्स में आप फ्लूइड्स किसे कहते हैं, गैसेस एंड लिक्विड्स को वी कॉल्ड फ्लूइड्स, ठीक है। गैसेस एंड लिक्विड्स वी कॉल्ड फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स में भी फ्रिक्शन होती है। उसी फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए बर्ड्स की एक स्पेसिफिक शेप होती है। आप देखेंगे एरोप्लेन्स को हमने एक स्पेसिफिक शेप से बनाया है, जस्ट टू ओवरकम दैट फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन ऑफ एयर, जिसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइंड बॉडी, है ना। सो जिस तरह से सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में फ्रिक्शन एक्ट करती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, उसी तरीके से फ्लूइड्स में, पानी में, चाहे आप पानी में स्विम करें उस पे भी आपकी वाटर के अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है यू विल फील, एयर में है तो वहां पे भी फ्रिक्शन होगी। अब ये जो फ्लूइड्स में फ्रिक्शन होती है ये किन चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे सॉलिड फ्रिक्शन हमने देखी, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस, है ना, नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कांटेक्ट उस पे डिपेंड करती है। फ्लूइड की फ्रिक्शन किन पे डिपेंड करती है, हाउ थिक द फ्लूइड इज, वाटर या जो एयर है वो कितनी थिक है, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। इन तीनों चीजों पे फ्लूइड्स में फ्रिक्शन एक्ट करती है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे एक पर्टिकुलर, जब पैराशूट से भी फ्लाई करते हैं तो भी एक पर्टिकुलर शेप होती है, जो हम एरोप्लेन्स देखते हैं उनकी भी एक पर्टिकुलर शेप होती है, दैट इज स्ट्रीमलाइन बॉडी, जस्ट टू रिड्यूस द फ्लूइड्स फ्रिक्शन। क्लियर है, तो आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है। और जो फ्लूइड की फ्रिक्शन होती है उसे कहते हैं ड्रैग, ठीक है। ये जो फ्लूइड्स हैं, ये जो फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं उसे कहा जाता है ड्रैग, द टर्म इज ड्रैग।
नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रेशर। ठीक है, हमने फ्रिक्शन को समझा। नाउ अ इंपॉर्टेंट टर्म कॉल्ड प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज force acting per unit area. Force acting per unit area. It is the amount of force exerted on a surface per unit area is known as pressure. एक यूनिट एरिया पे कितनी अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट कर रही है उसे हम प्रेशर कहते हैं। इसकी यूनिट की बात करें तो दैट इज पास्कल, जिसे डिनोट करते हैं हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही यूनिट इज पास्कल और उसे हम डिनोट करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का क्या मतलब हुआ? इट इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। यही है इसका मतलब। प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है। इट मींस अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। इट मींस जितनी अमाउंट से फोर्स बढ़ेगा प्रेशर भी उतने ही अमाउंट से बढ़ेगा। बट इस रिलेशन में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इट मींस इफ प्रेशर विल इंक्रीज एरिया विल डिक्रीज। मतलब अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, जिसकी एग्जांपल आपको डे टू डे लाइफ में मिलती है। यू आर एबल टू कट अ फ्रूट विद अ शार्प नाइफ बट नॉट विद अ ब्लंट नाइफ। क्यों? ब्लंट से भी आप काट पाएंगे लेकिन आपको फोर्स ज्यादा एक्सर्ट करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि शार्प नाइफ का जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कम है। ठीक है, एरिया कम हो गया तो उतने ही अमाउंट ऑफ फोर्स से आप प्रेशर ज्यादा लगा सकते हैं तो इजीली कट कर पाएंगे। और जो ब्लंट नाइफ होता है उसका एरिया ऑफ सरफेस जो है वो ज्यादा हो जाता है, उतने ही फोर्स से आपको प्रेशर ज्यादा लगेगा, बिकॉज एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सिमिलरली यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ नेल। शार्प नेल आप दीवार पे लगा रहे हैं तो इजीली लगा पाएंगे क्योंकि एरिया ऑफ जो कॉन्टैक्ट है, जो सरफेस है वो बहुत कम है, तो उतनी ही अमाउंट ऑफ फोर्स से प्रेशर जो है वो ज्यादा लगेगी तो वो इजीली दीवार के अंदर चला जाता है। ठीक है, सो दैट इज वेयर प्रेशर की जो एग्जांपल्स हैं डे टू डे लाइफ में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो हमारी जो ब्लैंकेट है एयर का हमारी अर्थ सरफेस के अराउंड वो भी एक प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, जिसे हम पास्कल के बैरोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, एंड उसकी जो वैल्यू सी लेवल पर है दैट इज दिस। सबसे ज्यादा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपको सी लेवल पे ही देखने को मिलता है एंड दैट इज मेजर्ड इन विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। ठीक है, और हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वो डिक्रीज होता रहता है विद 3.5 मिलीबार फॉर एवरी 30 मीटर। हर 30 मीटर पे इट डिक्रीजेस बाय 3.5 मिलीबार। सो दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली चीजें आपको एग्जांपल दिया जा सकता है और दे कैन आस्क कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड। ठीक है, सो आप सिंपल ये ध्यान रखेंगे किसी भी चीज में फोर्स जो है दैट इज प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। बस इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। प्रेशर जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बस आपको इतना ध्यान रखना है एंड यू आर गुड टू गो। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट काइनेमैटिक्स, दैट इज स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सभी चीजें। ठीक है, सो काइनेमैटिक्स बेसिकली वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन को ही डिस्कस करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को, किस टाइप के मोशंस है उन्हें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के मोशंस रहते हैं, लाइक रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है तो उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। सर्कुलर वे में मूव कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। उसी तरह से रोटेशनल मोशन भी है। ठीक है, फैन का सर्कुलर इज नॉट रोटेशनल, दोनों अलग है। ठीक है, रोटेशन एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के बाद हर एक की टर्न आती है, हर पार्टिकल की टर्न आती है, सो दैट इज रोटेशनल मोशन। ठीक, नाउ इसी में आती हैं दो टर्म्स, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर एक घंटे में 10 किलोमीटर चल रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर घंटे में 10 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस है, सेम टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। If an object travel unequal distance in equal interval of time, अब क्या है? टाइम सेम है, एक घंटे में 10, दूसरे घंटे में 5, तीसरे घंटे में 12, टाइम इंटरवल सेम है लेकिन डिस्टेंस चेंज हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इक्वल
distance in equal interval of time is called uniform motion. Unequal distance in equal interval of time, that is called non-uniform motion. ठीक है, और यही मेजॉरिटी पूछा जाता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, यहां पर है वेरियस टाइप ऑफ मोशन, जैसे दिस इज रोटेशनल मोशन है ना, जो फुटबॉल रोटेट करती है तो दैट इज रोटेशनल मोशन. ये सर्कुलर जो घड़ी की है, रेक्टेंगुलर अगर आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जा रहे हो, और दिस इज पीरियोडिक. नाउ द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज. तो स्केलर एंड वेक्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. तो इस मोशन में भी कुछ स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, कुछ वेक्टर्स होती हैं. जैसे अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटीज की, तो स्केलर क्वांटिटी आपकी आती है स्पीड एंड डिस्टेंस. इनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती. इन्हीं की वेक्टर क्वांटिटीज क्या हो जाती है? वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक, तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती. जब किसी स्पीड की डायरेक्शन भी होगी तो वो वेलोसिटी बन जाएगी. डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई भी वेलोसिटी नहीं होती. जब डिस्टेंस की डायरेक्शन बन जाएगी तो दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट. तो क्या है जो आप अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा, स्कूल्स वगैरह में, इट्स कॉमन, आप में से काफी जानते भी होंगे, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ट्रेन इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, है ना. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम. क्लियर? When a body travels equal distance with speed v1 and v2, डिस्टेंस सेम है, स्पीड चेंज हो रही है, पहले v1 है फिर v2 है, देन एवरेज स्पीड इज हार्मोनिक मीन ऑफ द टू स्पीड. आपको ये चीज जो है, इस फॉर्मूला को जो है वो याद कर लेना है. सपोज आपको न्यूमेरिकल आया है जिसमें दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, पहले उसकी स्पीड कुछ अमाउंट था और फिर दूसरा अमाउंट था. नाउ आपको उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, तो यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला ओनली. आपको सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखना है. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल, एवरेज स्पीड विल बी v इज इक्वल्स टू v1 v2 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, हार्मोनिक स्पीड. ठीक है, आप सिंपल यहां पर पहली वेलोसिटी और दूसरी वेलोसिटी की वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप याद कर लेंगे कि जब डिस्टेंस सेम हो और स्पीड अलग अलग हो. इसी तरीके से एक और सिचुएशन आती है व्हेन बॉडी ट्रैवल्स फॉर इक्वल टाइम. यहां पे टाइम सेम है, यहां डिस्टेंस सेम था, यहां टाइम सेम है, तब एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है? v इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 अपॉन 2. ये कैसे आता है ये मैं अभी आपको बताती हूँ, बट इन फॉर्मूलाज को आपने याद कर लेना. दिस इज व्हेन टाइम इज सेम इक्वल. ठीक है, दिस इज व्हेन डिस्टेंस इज सेम. कैसे आया? लेट अस सॉल्व दिस. देखिए, एवरेज स्पीड क्या होता है? व्हेन वी कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी या स्पीड, सो दिस इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. यही होता है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टोटल टाइम अपॉन टोटल टाइम. यहां बोला गया है टाइम सेम है और स्पीड जो है वो v1 एंड v2. ठीक है, नाउ लेट अस टेक d1. अगर v1 स्पीड थी तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा? सपोज d1 इज इक्वल्स टू, d कैसे निकालते हैं हम? स्पीड इनटू टाइम. तो पहली वेलोसिटी v1 थी और टाइम सेम था. दूसरा डिस्टेंस d2 ले लेते हैं, वेलोसिटी v2 थी और टाइम फिर भी सेम रहेगा. ये हो गया. ठीक है, नाउ इस फॉर्मूला में पुट करें टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू d1 प्लस d2. टोटल टाइम इज इक्वल्स टू, पहले t टाइम लगा फिर से t टाइम लगा, t प्लस t. सही है. नाउ इस वैल्यू को पुट करते हैं, d1 और d2 की वैल्यू. d1 की वैल्यू है v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी. ये t प्लस t कितना हो गया? 2t हो गया. सही है, यहाँ पे t सेम है तो कॉमन निकाल लेते हैं बाहर. ये आ गया v1 प्लस v2 अपॉन 2t. t कट गया तो हमारे पास आ गया v1 प्लस v2 अपॉन 2. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला of average speed when time is equal, when an object move with equal time interval. ठीक है, when a body travel for equal time with speed v1 and v2, then average speed is arithmetic mean, जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखा दिया.
ठीक है, तो दिस फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर। आपको इतना सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया ये किस तरह से कैलकुलेट हुआ है। आपको सिंपल क्या करना है, इस फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से हम पहले वाले का निकालें। ठीक है, जिसमें क्या दिया गया है, जस्ट अ सेकंड। Okay, so there is when body travels equal distance with speed v1 and v2. अब distance same है, ठीक है, तो t1 निकालते हैं। t1 क्या होता है, distance upon time, सॉरी distance upon speed, तो distance same है, velocity v1 ले लेते हैं। टाइम t2 क्या हो जाएगा, d upon v2। ठीक है, ये तो फॉर्मूला पता है ना, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो वहीं से अगर हम टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अगेन एवरेज स्पीड की क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही रहता है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो हमने d प्लस डी लिख दिया। टाइम क्या है, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। सही है। नाउ इसमें d प्लस डी 2d हो गया, इसमें हमने एलसीएम ले लिया, v1 v2 हो गया, यहाँ पे d v2 प्लस d v1, अगेन 2d अपॉन d v2 प्लस v1, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा v1 v2, dd कैंसल, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। दिस इज हार्मोनिक मीन। सही है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सिंपल ये याद रख लेना है। ठीक है, कि जब टाइम सेम है तो एवरेज स्पीड ऐसे निकलेगी, और जब डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड इस तरह निकलेगी। क्लियर है, चलिए। Okay, so that was about the speed. Now the velocity, the rate of change of displacement, because velocity is a vector quantity, तो उसमें जो मैग्नीट्यूड आएगा वो भी वेक्टर का ही आएगा, डिस्टेंस नहीं लिया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। An object is said to be moving with uniform velocity if it undergoes equal displacement in equal interval of time, है ना। तो जैसा हमने स्पीड में पढ़ा था कि सेम डिस्टेंस सेम टाइम में, एक घंटे में 10 किलोमीटर, हर घंटे में 10 किलोमीटर, तो उसी तरीके से इक्वल टाइम पर इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी अगर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर एक घंटे में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो रही है। मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, कि पहले घंटे में 10 किलोमीटर राइट चला, फिर अगले घंटे में 10 किलोमीटर लेफ्ट चला, तो डिस्प्लेसमेंट तो वेरी कर रहा ना। ठीक है, सो दैट इज अबाउट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जैसे हमने स्पीड में देखा वैसा ही वेलोसिटी में सेम, बस आपकी उसमें डायरेक्शन आ जाएगी, पहले में सिर्फ मैग्नीट्यूड है। Now the third term या third physical quantity is acceleration. Acceleration क्या है, time rate of change of velocity of a body is called acceleration. Time rate of change of velocity, rate of change of velocity, change in velocity upon time taken, like रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सपोज एक वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया था और कुछ समय बाद उसने अपनी वेलोसिटी चेंज कर दी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। When the velocity of body increases with time, then its acceleration is positive. ठीक है, जैसे ही आपकी वेलोसिटी बढ़ती है एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, आप इसे अगर हमें एक्सेलरेशन को ग्राफ में दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से, यहाँ पे हमारी वेलोसिटी रहेगी, यहाँ पे टाइम। ठीक है, तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम भी बढ़ेगा, तो हमारी एक्सेलरेशन ऐसे होगी, है ना। वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम भी बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है उसके साथ टाइम भी डिक्रीज हो रहा है तो हमारी एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगी, ऐसे। ठीक है, ओके। और तीसरा कैटेगरी आती है इफ एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज विद
टाइम इट इज सेट टू बी कांस्टेंट, अगर वो टाइम के साथ बदल नहीं रही है तो उसे कांस्टेंट कहा जाता है, अगर चेंज नहीं हो रही है देन इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट, देन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो एक होगी पॉजिटिव, एक होगी रिटार्डेड और एक होगी कांस्टेंट। नाउ देयर आर सम फॉर्मूलाज जो कि एक्सेलरेशन से ही निकल के आते हैं, जिससे आपको डायरेक्टली इन फॉर्मूलाज को जो है वो याद करना है। आपको इनिशियल वेलोसिटी दी होगी, फाइनल वेलोसिटी दी होगी, और उसमें से आपको या तो डिस्प्लेसमेंट निकालनी होगी, या इनिशियल वेलोसिटी दी होगी, एक्सेलरेशन दी होगी, तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ना। तो इन्हीं तीनों में से कोई एक जो क्वांटिटी होगी वो मिसिंग होगी, जो आपको निकालनी होगी। ठीक है, तो आपको ये तीनों फॉर्मूलाज जो है वो रखने हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर कि दीज आर द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक ऑब्जेक्ट जो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चल रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है बढ़ रही है, ये उस इक्वेशंस, उस मोशन की इक्वेशंस है। ठीक है, सो v is equals to u plus at. Here v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration and t is time. Second is s is equals to ut plus half at square. यहाँ पे जो s है that stands for displacement. s is equals to ut प्लस, आप इसे नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इस पे बेस्ड हम एमसीक्यूज करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डायरेक्टली आपको इन इक्वेशंस को पुट करना है एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर। नेक्स्ट है v2, v square is equal to u square plus 2as. A stand for acceleration, s displacement, v is final velocity and u is initial velocity. Now one more thing, if anybody is falling freely under gravity, then a is replaced by g. अगर सपोज आपको कोई इक्वेशन इस तरह से दी गई हो, वहां पे आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दी गई है, बट आपको बताया गया है कि एक बॉडी है जो कि नीचे की तरफ गिर रही है, तो आपको ए की वैल्यू को सिंपल ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसे ले लेना है। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या रहती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट मोस्टली आपको एग्जाम में 10 की वैल्यू दी जाती है ताकि कैलकुलेशन करना इजी हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको 9.8 नहीं दिया गया हो, मोस्टली 10 दिया गया होगा, आप 10 की वैल्यू को ही यूज करेंगे, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हेनेवर एक्सेलरेशन इज नॉट गिवन और ये बताया गया है कि एक बॉडी है जो फ्रीली फॉल कर रही है, देन एक्सेलरेशन की जगह आपको g की वैल्यू यूज करनी है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। So that is about the kinematic speed velocity जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया था। आई थिंक टर्म्स वर मेंशन लाइक एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, तो उसका थोड़ा सा ओवरव्यू आज हमने लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन पे बेस्ड जो फर्स्ट लेक्चर हमने किया फिजिक्स का और ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, इन पे बेस्ड हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आपको क्लियरली अंडरस्टूड हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है इन टॉपिक्स से बन सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।